हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 5 सितंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 5 सितंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 2 से 3 लल्लन टॉप प्रश्न रहेगा, जो कि कुछ पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन रहेंगे जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि हमारा साथ साथ ही चलेगा। तो अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। इतनी क्लास को देखने के लिए आप सभी हमारे साथ 20 से 25 मिनट बने रहेंगे, ताकि वीडियो आप सभी को अच्छे से हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 5 सितंबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन किया है? तो वरुण का आयोजन भारतीय नौसेना ने किसके साथ किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस के साथ किया है। इसकी व्याख्या देखें तो वरुण अभ्यास, अगर पूछे वरुण अभ्यास किसके बीच में होता है, तो यह नौसेना का अभ्यास है। तो भारत की नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच में किया गया अभ्यास कौन सा है? तो यह वरुण अभ्यास है। किसके बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। इस बार जो है वरुण अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? भूमध्य सागर में किया गया है। क्रम पूछे कौन सा है? तो 22वें क्रम का है। और भारत की तरफ से पूछे इसमें कौन से जहाज ने भाग लिया है? तो INS तबर ने और P-81 विमान ने। तो ये दोनों जहाज जो है भारत की तरफ से भाग लिया है, ये आपको याद रखना है। तो वरुण शक्ति किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच में। यह किसका अभ्यास है? तो नौसेना का अभ्यास है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है, तो शक्ति अभ्यास अभी हाल ही में उमरोई में इसका आयोजन किया गया है। उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। और शक्ति अभ्यास यह सेना का अभ्यास है, किसके बीच में होता है? तो यह अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच में होता है। गरुड़ अभ्यास अगर पूछे किसका अभ्यास है, तो गरुड़ अभ्यास जो है वायुसेना का अभ्यास है। और यह किसके बीच में होता है? तो यह अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और एक और अभ्यास याद रखना है, फ्रेंजेक्स अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में। तो 4 अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। एक तो वरुण अभ्यास, यह नौसेना का अभ्यास है। दूसरा है शक्ति अभ्यास, यह जो है सेना का अभ्यास है। और गरुड़ अभ्यास यह जो है वायुसेना का अभ्यास है। एक याद रखेंगे फ्रेंजेक्स अभ्यास। ये चारों अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। वरुण शक्ति अभ्यास का आयोजन अब की बार कहाँ किया गया? भूमध्य सागर में 22वें क्रम का है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच में हुआ है? तो मित्र शक्ति और सिलिनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। सिम्बेक्स अभ्यास किसके बीच हुआ है? तो सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारा अभ्यास है हरिमो शक्ति अभ्यास, इंडिया और मालदीव के बीच में होता है। अयुत्या अभ्यास भी भारत और मालदीव के बीच में होता है। इक्वेरियन अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और मालदीव के बीच में। ठीक है। हरिमो शक्ति किसके बीच होता है? तो इंडिया और मलेशिया के बीच में। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहली बार जो है पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो पहला संयुक्त कमांडर अब सम्मेलन अगर पूछे पहली बार कहाँ पे हुआ है, तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इस बार जो है इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई है सुरक्षित और मजबूत भारत। इसकी थीम रखी गई है। यह एक संयुक्त कमांडर अभ्यास है, यानी कि इसमें तीनों सेनाएं भाग लेंगी और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो भी भाग लेने वाले हैं। तो तीनों सेनाएं कौन कौन सी हमारी हैं? वायुसेना, नौसेना और सेना, ये तीनों हैं। और तीनों के अध्यक्ष कौन है? तो जैसे वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं? VR चौधरी हैं। नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो दिनेश त्रिपाठी जी हैं। और जबकि सेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में आर्मी अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन पहली बार कहाँ पे हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है। थीम याद रखेंगे। नेक्स्ट एक और करंट अफेयर क्वेश्चन है, नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2024, नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन पूछे कहाँ किया गया है? तो यह मुंबई में किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बैठकें देखते हैं कहाँ पे हुआ है। यूनेस्को का 46वें क्रम की बैठक कहाँ पे हुई है? तो भारत मंडपम में हुई है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो है 141वीं बैठक कहाँ पे हुई है? तो अपने यह मुंबई में हुई थी।
और एससीओ का जो 2024 बैठक होगा ये कहाँ पर होगा, यह अस्ताना में होगा। अगर पूछे अस्ताना किसकी राजधानी है तो कजाकिस्तान की राजधानी है। G20 2024 कहाँ पे होगा तो ब्राज़ील में होगा। ब्राज़ील की राजधानी का क्या नाम है तो ब्राज़ील की राजधानी का नाम है ब्राज़ीलिया। G7 2024 कहाँ पे हुआ था तो यह हुआ है अभी हाल ही में इटली में, ठीक है। इटली की राजधानी का क्या नाम है रोम। और किस नदी के किनारे स्थित है तो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ब्रिक्स 2024 यह कहाँ पे हुआ है तो यह हुआ है रूस में, और रूस की राजधानी का क्या नाम है मॉस्को है। इंटरपोल की जो है इंटरपोल जो 2024 में इसकी बैठक अगर पूछे कहाँ पे हुई है तो इसकी बैठक हुई है वियना में। और पूछे किस क्रम की इसकी बैठक हुई है तो इसकी बैठक हुई है 91वें बैठक। अगर पूछे कहाँ पे हुई है तो वियना में हुई है इंटरपोल की। जबकि पूछे 90वीं बैठक कहाँ पे हुई है तो भी 90वीं बैठक हुई थी हमारे दिल्ली में, ठीक है। और पूछे कि वियना की राजधानी का क्या नाम है तो वियना की राजधानी का नाम है वियना। अगर पूछे किसकी राजधानी है तो यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाता है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है तो किस क्रम के विधि आयोग की मंजूरी दे दी गई है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, जो 23वें क्रम के विधि आयोग की गठन की मंजूरी द्रौपदी मुर्मू जी ने दे दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, आप सभी को पता है कि हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इन्होंने 23वें क्रम के विधि आयोग की गठन की मंजूरी दे दी है। और यह कब से कब तक होगा तो यह 2024 से लेकर 2027 के बीच में इसका गठन हुआ है। अगर पूछे कि जो विधि आयोग है इसकी स्थापना क्यों की गई है, इसकी स्थापना की गई है कानून सुधार की समीक्षा करने के लिए। अब विधि आयोग के बारे में, जो प्राचीन काल से जो यानी कि इसके गठन की शुरुआत कहाँ से होती है तो विधि आयोग के गठन की शुरुआत होती है 1833 के चार्टर अधिनियम से होती है। इसके गठन की शुरुआत होती है। अगर पूछे कि गठन कब हुआ था तो पहला गठन किया गया था विधि आयोग का 1834 में किया गया था। चार्टर पूछे तो 1833 में, गठन किया गया था 1834 में। और जब इसका गठन किया गया था पहले विधि आयोग का तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे मैकाले। और पूछे कि जब पहली बार जो है 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम लागू किया गया था तो उस समय भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे तो विलियम बेंटिंक बनाए गए थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। किस एक्ट के तहत तो 1833 के तहत। तो पहली बार विधि आयोग का गठन हुआ था 1834 में, चार्टर 1833, अध्यक्ष कौन बनाए गए थे तो मैकाले बनाए गए थे। भारत के अगर पूछे कि भारत में जो है आज़ादी के बाद पहला विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे तो MC सीतलवाड़ जी बने थे। और वहीं पूछे कि भारत के पहले न्यायवादी कौन बनाए गए थे तो भारत के पहले महान्यायवादी भी बनाए गए थे MC सीतलवाड़ जी। तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों याद रखेंगे। अगर पूछे कि 22वें विधि आयोग के अगर वर्तमान अध्यक्ष पूछे कौन है तो 22वें के अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी जी। और 23वां बनने वाला है जो 2024 से लेकर 2027 के बीच में यह चलने वाला है 23वें क्रम का विधि आयोग। इसके अध्यक्ष अभी नहीं बने हैं, जब अध्यक्ष बन जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपनी तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किसने किया है तो विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किसने किया है तो यह राजस्थान ने किया है। किस तरह की तो अपनी तरह की पहली महामारी से निपटने के लिए, जैसे आप सभी को पता है कि कोविड आया था तो हमारा देश जो है तैयार नहीं था। तो इसी तरह की अगर कोई दूसरी बीमारी आती है तो राजस्थान खुद को जो है तैयार करने के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है। इसकी व्याख्या देखें तो विषाणु युद्ध अभ्यास जो है इसका पहली बार जो है आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो राजस्थान के अजमेर में किया गया है। महामारी की तैयारी करने के लिए यह अभ्यास किया गया है, ये आपको याद रखना है। और पूछे कि इस युद्ध के जो ये विषाणु युद्ध अभ्यास है इसका शुभारंभ किसने किया है तो भारत के जो केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगर पूछे अब हम कुछ जो बीमारी हैं इनके बारे में आप सभी को बताएंगे कि ये किस रोग से होते हैं कि या किस वायरस से होते हैं या फिर बैक्टीरिया से होते हैं। जैसे कि पोलियो अगर पूछे किससे होता है तो पोलियो जो है वायरस से होता है। डेंगू भी अगर पूछे किससे होता है तो वायरस से होता है। प्लेग जो है बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया जो है यह प्रोटोजोआ से होता है। हैंसन रोग या इसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं, यह भी बैक्टीरिया से होता है। हैजा रोग यह जो है किससे होता है तो जीवाणु से होता है। एड्स जो है किससे होता है तो HIV वायरस से होता है।
निद्रा रोग अगर पूछे किस परजीवी से होता है तो परजीवी प्रोटोजोआ से निद्रा रोग होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, हाल ही में नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा नोटरी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो नोटरी पोर्टल अगर पूछे किसने लॉन्च किया है तो विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर पूछे कौन से मंत्री ने किया है तो अर्जुन राम मेघवाल मंत्री, ये जो है कानून मंत्री हैं, इन्होंने नोटरी पोर्टल की शुरुआत करी है। और कहाँ से करी है? तो नई दिल्ली से इसकी शुरुआत करी है। नोटरी पोर्टल का उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने का? तो कागज रहित और कैशलेस नोटरी को बढ़ावा देने के लिए नोटरी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और अगर पूछे कि नोटरी पोर्टल के तहत पहली बार जो है किस का खाता खोला गया है तो नोटरी पोर्टल से लाभान्वित होने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? भूरा राम है। क्या नाम है? तो भूरा राम इनका नाम है, याद रखेंगे। और ये कहाँ के हैं? तो ये बीकानेर राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं जिनका पहली बार खाता खोला गया है नोटरी पोर्टल में। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण मंत्री जिनको जो है मंत्री पद दिया गया है। जैसे है रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं। कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी को रेल मंत्री बनाया गया है। महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? श्री अन्नपूर्णा देवी जी हैं। और कृषि मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो शिवराज सिंह चौहान हैं। शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी बने हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो चिराग पासवान जी बनाए गए हैं। शहरी एवं विकास क्षेत्रों के मंत्री जिसे मऊआ कहते हैं, इसके मंत्री बने हैं मनोहर लाल खट्टर जी। और स्वास्थ्य मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो जेपी नड्डा जी बनाए गए हैं। और जल शक्ति मंत्री अगर पूछे कौन बनाए गए हैं तो CR पाटिल जो है वर्तमान में जल शक्ति मंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है एक और प्रश्न, आप सभी को याद रखना है। अभी कुछ दिनों पहले जो है एग्रीश्योर को लॉन्च किया गया था किसानों के लिए, यानी कि कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किस स्टार्टअप की शुरुआत की गई थी? तो एग्रीश्योर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसको जो है लॉन्च किया गया था किसके लिए? कृषि स्टार्टअप के लिए लॉन्च किया गया था। और अभी जो है शिवराज सिंह चौहान जो कि आप सभी को पता है कि कृषि मंत्री हैं, इनके द्वारा जो है एग्रीश्योर के लिए अगर पूछे कितना फंड जारी किया गया है तो 750 करोड़ रुपए जो है फंड जारी किया गया है एग्रीश्योर के लिए। और पूछे कि इसमें जो है एग्रीश्योर की मदद कौन सा बैंक करने वाला है? तो नाबार्ड इसमें जो है हेल्प करने वाला है एग्रीश्योर का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एग्रीश्योर को बहुत पहले लॉन्च कर दिया गया था, कृषि के लिए लॉन्च किया गया था। और अभी जो है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एग्रीश्योर के लिए 750 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। और इसमें अगर पूछे हेल्प कौन सा बैंक करने वाला है तो नाबार्ड बैंक इसमें हेल्प करने वाला है। छठा हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व प्रसिद्ध विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो बुद्ध शांति विहार यह जो है कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र के किस जिले में? तो लातूर जिले में किया गया है। और पूछे कि विश्व शांति बुद्ध विहार का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। इसमें जो है 10.5 यानी कि 10.5 फुट की ऊंची प्रतिमा जो है स्थापित की गई है। और यह प्रतिमा किसकी है? तो यह भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, जिसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो लातूर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। किसके लिए? विश्व शांति बुद्ध विहार के लिए स्थापित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, सिम्बायोसिस अगर पूछे कि सिम्बायोसिस का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिम्बायोसिस का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, अगर पूछे कि सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है? सहजीवन। सहजीवन किसके बीच में होता है? तो कवक और शैवाल के बीच जो संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? सहजीवन कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं सिम्बायोसिस, जिसके लिए कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? पुणे में किया गया है। भगवान बुद्ध जी से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। अगर पूछे कि पहला उपदेश जो है कहाँ दिया गया था? तो पहला उपदेश दिया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया था? श्रावस्ती में। और मोक्ष की प्राप्ति महात्मा बुद्ध जी को कहाँ मिला था? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में। अगर पूछे कि कुल बौद्ध संगति कितनी आयोजित की गई थी? तो 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। चारों के बारे में देख लेते हैं, ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले आप लिख लेंगे रवे पाक। सबसे पहले लिखेंगे रवे पाक। आर से हो जाएगा राजगिरी। ठीक है,
वै से हो जाएगा वैशाली, दूसरा नंबर का वैशाली हो जाएगा, तीसरे नंबर का हो जाएगा पाटलिपुत्र और चौथे नंबर का हो जाएगा कुंडलवन। ठीक है, तो ये चारों हो जाएंगे। और पूछे कि राजगिरी किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसके, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था पहली बौद्ध संधि थी। दूसरी वाली पूछे किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरी पूछे पाटलिपुत्र वाली बौद्ध संधि थी किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह हुआ था अशोक के शासनकाल में। वही पूछे कुंडलवन वाली जो संस्कृति हुई थी, बौद्ध संस्कृति हुई थी, किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। एक तो याद रख लेंगे, रवै पाक जो कि बौद्ध संस्कृति का आयोजन कहाँ किया गया था, तो रवै पाक में किया गया था। और पूछे कि किसके शासनकाल में, तो इसके लिए भी ट्रिक है, अका अक से याद कर लेंगे। ठीक है, आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक और का से कनिष्क। तो रवै पाक अका अक ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, आप सभी को पता है कि पीएम मोदी जी अभी हाल ही में कहाँ गए हैं, किस देश की यात्रा पे, तो ब्रुनोई की यात्रा पर गए हैं। और यहीं जो है ब्रुनोई की राजधानी में जो है, जिसका नाम है बंदर शेरी बागवान, यहीं पर जो है भारत का पहला उच्च आयुक्त कार्यालय भी स्थापित किया गया है। तो अभी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के द्वारा अभी हाल ही में कहाँ पर अपना पहला उच्च आयुक्त कार्यालय स्थापित किया गया है, तो ब्रुनोई में किया गया है। और ब्रुनोई की राजधानी का नाम है बंदर शेरी बागवान। सातवां प्रश्न हमारा है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में शरद कुमार ने कौन सा पदक जीता है, तो यह जीता गया है रजत पदक। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में अब तक भारत ने जो टोटल जो है कितने पदक जीत लिए हैं, तो 5 गोल्ड जीत लिया गया है। अब वहीं पूछे कि ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो अगर ओलंपिक में पूछे तो भारत ने टोटल 6 पदक जीते हैं, जिनमें से 1 सिल्वर जीता गया है और 5 ब्रोंज जीता गया है। ठीक है, तो 1 सिल्वर किसके द्वारा जीता गया है, नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया है, और जो है 5 ब्रोंज मेडल जीता गया है। तो टोटल 6 पदक भारत ओलंपिक में जीता है। जबकि बात करें पैरालंपिक, जो कि दिव्यांग प्लेयर इसमें भाग लेते हैं, इसमें जो है भारत ने अभी तक टोटल 5 गोल्ड जीत लिया है। अवनी लेखरा ने शूटिंग में जीता है, नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में, सुमित अंतिल ने भाला फेंक में, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में और धर्मवीर सिंह थ्रोपुट में। और अगर पूछे किस कैटेगरी में, तो F51 में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो अब तक भारत के 5 प्लेयर ने 5 गोल्ड मेडल जीत लिया है। और बाकी के अभी सिल्वर कितना जीता गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो शरद कुमार ने सिल्वर मेडल अब जीता है ऊंची कूद में, और सिल्वर मेडल और इसी जो है अगर पूछे कि ऊंची कूद में ही मरियप्पन ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है ऊंची कूद में। सचिन जी ने क्या जीता है, तो सिल्वर मेडल जीता है किसमें, शॉट पुट में। और भाला फेंक में अजीत सिंह ने क्या जीत लिया है, सिल्वर जीता है। जबकि भाला फेंक में ही अगर पूछे कि सुंदर सिंह ने कौन सा पदक जीता है भाला फेंक में, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और महिला की 400 मीटर दौड़ में दीप्ति जीवन जी ने क्या जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां, हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किसने करी है, तो ये दोनों नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं किस राज्य में, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राजस्थान में शुरू किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो वृंदावन ग्राम योजना अगर पूछे कि यह कहाँ शुरू किया गया है, तो यह शुरू किया गया है गाँव में जो गौशाला की स्थापना की जाएगी उसके लिए कौन सा योजना शुरू किया गया है, तो गाँव में गौशाला स्थापित करने के लिए वृंदावन ग्राम योजना शुरू किया गया है। और कहाँ शुरू किया गया है, तो यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। और यहाँ के सीएम कौन है, तो मोहन यादव जी यहाँ के सीएम हैं। और वहीं पूछे दूसरी योजना जो गीता भवन परियोजना है, ये कहाँ शुरू किया गया है, तो ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है मोहन यादव जी के द्वारा। वो पूछे इसको क्यों शुरू किया गया है, क्योंकि प्रत्येक शहरी निकाय में गीता भवन की स्थापना करने के लिए गीता भवन परियोजना की शुरुआत की गई है। और वृंदावन ग्राम योजना यह गाँव के लिए शुरू किया गया है, गौशालाओं के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में पहली बार किसने शून्य काल की परंपरा प्रारंभ की है, तो शून्य काल की परंपरा किसने प्रारंभ करी है, तो यह शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। शून्य काल की परंपरा पहली बार जो है शुरू करने वाला कौन सा राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश है। इसकी व्याख्या देखें तो शून्य काल की अगर पूछे परंपरा किसने शुरू किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। अभी जो है शून्य काल की परंपरा जो है विधानसभा में शुरू किया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में शुरू किया गया है। और पूछे कि शून्यकाल की मतलब शून्यकाल कब आता है, तो प्रश्नकाल के बाद जो है विधानसभा में पहले प्रश्नकाल होता है और प्रश्नकाल के बाद जो है
शून्यकाल शुरू हो जाता है। और पूछे कि हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है इसके अध्यक्ष कौन है, तो विधानसभा जो है हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं कुलदीप सिंह। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 17 अवसान या फिर 17 होत, इसमें जो है जो करने की शक्ति अगर पूछे केंद्र सरकार के अंतर्गत किसके पास होती है, तो सत्र को जो है 17 हुत और 17 अवसान करने की शक्ति जो है केंद्र के पास किसके पास होती है, तो केंद्र में पास होती है राष्ट्रपति के पास और राज्य में होता है राज्यपाल के पास। और जो केंद्र में पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास 17 हुत और 17 अवसान करने की शक्ति होती है, तो अनुच्छेद 85 के तहत होता है। सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होता है, तो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं। केंद्र में जो है लोकसभा अध्यक्ष करेंगे और राज्य में जो है राज्यसभा जो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे वो जो है सत्र को स्थगित करने की शक्ति उनमें जो है मतलब होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10वां, हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है, तो डेंगू को किसने महामारी रोग घोषित कर दिया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने। डेंगू को जो है अगर पूछे कि महामारी रोग किसने घोषित किया है, तो कर्नाटक सरकार ने किया है। और डेंगू पूछे किस वायरस से फैलता है, तो फ्लेवी वायरस से डेंगू फैलता है। और वाहक अगर पूछे डेंगू का कौन सा है, तो एडीजी इजिप्टाई मच्छर है जो कि डेंगू का वाहक है। अगर पूछे कि डेंगू के लक्षण कौन से हैं, तो डेंगू का लक्षण है प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है जिससे शरीर को थकान महसूस होती है। ठीक है, तो डेंगू को महामारी रोग घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, कर्नाटक बन गया है। याद रखना है क्योंकि कर्नाटक में इस टाइम पे बाढ़ जैसी समस्या बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आप सभी के लिए है, इसको बताना है। फिर मैं इसको पूरी अच्छी तरह से जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं जानवरों के लिए तो हम आप सभी को बता देंगे। सबसे पहले आप सभी को बताना है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था, तो 1972 में, 73 में, 81 में या 85 में, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। अगर पूछे कि भारत में शेर परियोजना कब शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था 1972 में। बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था, तो 1973 में। और इसी टाइम पे जो है चिपको आंदोलन भी शुरू किया गया था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन पूछे कब शुरू किया गया था, उत्तराखंड के चमोली जिले में, तो वो भी 1973 को शुरू किया गया था। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना अगर पूछे कब शुरू किया गया है, तो 1974 में। हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू किया गया था, तो 1987 में। और गैंडा परियोजना 1982 में। और हाथी परियोजना कब शुरू किया गया है, तो 1992 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु अगर पूछे कौन सा है, तो बाघ है। वहीं पूछे कि भारत का विरासत पशु कौन सा है, तो हाथी है। सर्वाधिक बाघ अगर पूछे किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और वहीं पूछे कि विश्व में सर्वाधिक बाघ किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। 2021 की तुलना में 2023 में बाघों की आबादी में अगर पूछे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 21 से 23 के बीच में बाघों की अगर पूछे वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है, तो 55% की वृद्धि हुई है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व कर लिया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे या फिर वीडियो ज़्यादा थोड़ी तेज मैं बोल रहा हूँ, मतलब जल्दी बोल रहा हूँ, तो भी अगर आप सभी को इसमें प्रॉब्लम हो तो आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। कल फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।